अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डेंटल बॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट के साथ आज थर्ड पेज हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट टारगेट हमारा है इंशाल्लाह हम ओरल सर्जरी डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्थोडोंटिक्स की बेसिक्स डिस्कस करनी है, ओरल पैथोलॉजी को डिस्कस करने हैं, ठीक है। क्योंकि माइट भी इस साल रिटन एग्ज़ाम हो जाए, नोबडी नोज़ कि क्या होने वाला है। हम लोगों ने अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करना है। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइज एंड कीप इनकरेजिंग मी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। फ्लश टर्मिनल पेन को देख लेते हैं। ये ऑर्थो में टर्म यूज़ होती है मोलर रिलेशंस के लिए, ठीक है, डिसिडुअस डेंटिशन के लिए, ठीक है। ये प्राइमरी डेंटिशन के लिए टर्म यूज़ होती है, ठीक है। इससे हम मोलर रिलेशनशिप के लिए होता है ये, ठीक है, मोलर रिलेशनशिप। ये ब्रॉडली क्लासीफाई हुई भी है फ्लश टर्मिनल प्लेन में और मीजियल स्टेप और डिस्टल स्टेप में। अभी उन्होंने हमारे सिर्फ फ्लश टर्मिनल प्लेन पूछा है, तो हम देख लेते हैं फ्लश टर्मिनल प्लेन क्या होता है। इसमें ये होता है कि जब डिस्टल सरफेस मैक्सिलरी और मैंडिबुलर मोलर्स की एक ही वर्टिकल प्लेन में हो, ठीक है। व्हेन डिस्टल surface of maxillary and mandibular deciduous molars are in same vertical plane, ठीक है। इस तरह से उसको हम फ्लैश टर्मिनल प्लेन कहते हैं। पूछा हमारा सेल्फ एज प्राइमर क्या होता है। सेल्फ एज प्राइमर हम यूज़ करते हैं डेंटिन के अंदर ना। अब इसमें दो स्टेप्स इसके होते हैं। दो स्टेप्स में ये हो सकती है, इसमें एच और प्राइमर एक दफ़ा होता है और बॉन्डिंग अगले स्टेप में होती है, और वन स्टेप में ये तीनों चीज़ें एक ही दफ़ा हो जाती हैं। अब सेल्फ एज प्राइमर में क्या इसका बेसिक थीम क्या है। इसमें ये होता है कि हम लोग इसमें ना जबकि जब प्राइमर करता है दूसरा वाला, तो उसमें ना जो स्मेयर लेयर है ना वो रिमूव हो जाती है, जबकि इसमें स्मेयर लेयर रिमूव नहीं होती। स्मेयर लेयर इंटैक्ट रहती है, ठीक है, इंटैक्ट रहती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो केमिकल और माइक्रो मैकेनिकल बॉन्ड है ना डेंटिन के साथ, वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है। इसकी डिटेल तो बहुत है, जब हम सारे जनरेशन्स करेंगे ना उसके मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें डिटेल्स हम देख लेंगे क्या होता है एचिंग, प्राइमिंग और वन स्टेप, टू स्टेप और स्मेयर लेयर का क्या फंक्शन होता है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसमें स्मेयर लेयर इंटैक्ट रहती है और इससे केमिकल और माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग डेंटिन के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगला है नेलस्टाट। उन्होंने पूछा नेलस्टाट के अंदर कौन सा ड्रग होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि नेलस्टाट, ठीक है, इसके अंदर नेस्टाटिन होता है, नेस्टाटिन होता है, ठीक है। ये यहाँ पास एंटी फंगल ड्रग है, इसको हम एंटी फंगल एंटीबायोटिक भी कहते हैं, एंटी फंगल एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता कि ये हम लोग कैनिडियासिस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, या थ्रश वगैरह के लिए, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करता है। ये जो हमारे माउथ में ओरल अल्सर्स वगैरह और सोर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अब ये वजाइनल इन्फेक्शंस के लिए बहुत कॉमन ये यूज़ होता है, ठीक है। अब हम हल्का से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ऑल दोनों ने पूछा नहीं हुआ। इसमें ये होता है कि कैसे ये फंक्शन करता है। जो नेलस्टाटिन है जाके एक्ट करता है फंजाई की सेल वॉल के अंदर। इसकी सेल वॉल में एक स्पेशल चीज़ होती है जो स्टिरोल ग्रुप होता है, जाके उसके साथ बाइंड कर जाता है स्टिरोल ग्रुप के साथ, तो फिर इसकी इनएक्टिवेशन करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिर्फ बैक्टीरिया के फंजाई के अगेंस्ट ही एक्टिव है, किसी बैक्टीरिया को नहीं मार सकता क्योंकि उनकी सेल वॉल के अंदर स्टिरोल ग्रुप्स नहीं होते बैक्टीरियाज के सेल वॉल के अंदर, ठीक है। ये एक बात आपने याद रखनी है, उसको नहीं अफेक्ट करता बैक्टीरिया को, सिर्फ फंजाई को अफेक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टिरोल ग्रुप्स होते हैं। अब ये आता कैसे, लिक्विड सस्पेंशन की फॉर्म में आता है, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल एज लिक्विड सस्पेंशन, ठीक है। पूछा हुआ है कि एड्स का स्प्रेड कैसे होता है ना, एड्स का, ये HIV का, ये हम देख लेते हैं। एक मिनट फोकस कर लें थोड़ा सा, यस इट्स फाइन। अच्छा, एड्स का स्प्रेड हो सकता है जिस स्पेसिफिक बंदे को एड्स है वो भी कर सकता है आगे, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये हो सकता है सिरिंजेस के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, या इंजेक्शंस के थ्रू, सिरिंजेस, इंजेक्शंस और नीडल्स के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर के थ्रू भी ये आगे स्प्रेड हो सकता है, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी, जिसमें आ जाता है हमारे पास इरेक्टल फ्लूइड्स आ जाते हैं, ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क आ जाता है और प्री सेमिनल फ्लूइड्स आ जाते हैं, प्री सेमिनल फ्लूइड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है ईजीली।
आज हम हेल्पर टी सेल यहाँ डिस्कस करते हैं कि हेल्पर टी सेल एक्चुअली में होता है कि हेल्पर जो टी सेल है वो इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है, ठीक है। टी सेल के आगे से फर्दर क्लासीफाई हुआ है टी सेल इंटू हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। अब यहाँ हम लोग सिर्फ हेल्पर टी सेल को डिस्कस करें, ठीक है। हेल्पर टी सेल का क्या फंक्शन है कि ये साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है जो को साइटोकाइन होता है, फिर वो जब रिलीज़ होते हैं तो बाकी इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि बॉडी में कोई वायरस आया हुआ है या कोई डेंजरस सेल पड़ा हुआ है बॉडी के, तो फिर बॉडी एक्शन शुरू कर देती है, ठीक है। इसका ये फंक्शन होता है। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल के होता है वो जाकर उसको किल कर देते हैं उस वायरस को, ठीक है। सिर्फ साइटोकाइंस को रिलीज़ करना होता है। अब हेल्पर टी सेल हमने देख लिया कि ये टी सेल की एक टाइप है, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल, और एक और हमारे पास था जो कि रेगुलेटरी टी सेल था, ठीक है। रेगुलेटरी टी सेल ने मेमोरी सेल्स वगैरह बनाने होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की एक टाइप ही है, तो लिम्फोसाइट के दो टाइप होते हैं, टी सेल या बी सेल। टी सेल तो ये हो गए तीनों, और जो बी सेल वो होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम आता है, वो एंटीबॉडीज़ बनाता है उस स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट। अब इसने क्या करना था, एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को बाय फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइंस, और ये प्रोड्यूस होता है थाइमस के अंदर, ठीक हो गया। पल्प कैपिंग की तरफ मूव करते हैं। पल्प कैपिंग क्या होता है, ये होता है कि जब हम अपनी कोई रेस्टोरेशन करनी होती है उसके लिए हम लोग जब अपनी कैविटी बना रहे होते हैं तो हम इतनी डीप वो केरियस लीजन होता है कि हम पल्प के करीब चले जाते हैं, ठीक है। तो एट टाइम्स पल्प एक्सपोज हो जाता है। जब पल्प एक्सपोज हो जाता है ना तो उस केस में फिर हम लोग पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक सेडेटिव ड्रेसिंग लगाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अब पल्प हमारे से एक्सपोज हो गया हल्का सा, ठीक है। अब हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, एक मिनट, प्रोटेक्ट करना है पल्प को, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक सेडेटिव ड्रेसिंग लगानी है, ठीक है। सेडेटिव ड्रेसिंग अब किस चीज़ की होगी, सेडेटिव ड्रेसिंग में हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या MTA हो सकता है, ठीक है। सेडेटिव ड्रेसिंग हमने वहाँ लगानी है। सेडेटिव ड्रेसिंग लगाने का क्या मतलब होता है कि हमारा पल्प प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये सेडेटिव ड्रेसिंग ना हमारी जो पल्प है उसको स्टिमुलेट करेगी। पल्प के अंदर होती है सेल रिच जोन, ठीक है। सेल रिच जोन जो है ना पल्प की, वो उसको स्टिमुलेट करेगी ताकि वो वहाँ पे ना एक रेपरेटिव डेंटिन बना दे, ठीक है। वहाँ पे ब्रिज बना देती है वो, फिर ब्रिज ऑफ रेपरेटिव डेंटिन, ठीक है। अब वो ब्रिज एकदम से नहीं बनती, वो ब्रिज लेती है 30 डेज़ लेती है, जो डेंटिन ना 30 डेज़ लेती है बनने के लिए, ठीक है। उसको हम रेपरेटिव डेंटिन भी कहते हैं। ये वाली जो डेंटिन है ना जो सेल रिच जोन ने बनानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA प्लेस करने के बाद, वो 30 डेज़ लेती है पूरी कम्प्लीटली बनने में, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर है पल्प कैपिंग का। जब हमारा वो एक्सपोज हो जाए तो फिर हम पल्प कैपिंग करते हैं, ठीक है। उसका हम देख लेते हैं। पल्प की ना दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट पल्प कैप होता है और एक इनडायरेक्ट पल्प कैप होता है, ठीक है। दोनों में हम लोगों ने पल्प को ही अपने को बचाना है, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है कि पल्प एक्सपोज हो चुका होता है, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि चांस होता है कि चांस होता है कि अगर हम थोड़ा डीप जाए तो वो एक्सपोज हो जाएगा, तो हम उसको वहीं रोक देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की ना उसमें फ़र्क है कि हम लोगों ने किस में कौन सी ड्रेसिंग लगानी है, ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट है ना उसमें तो हमारा एक्सपोज हो गया है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट है उसमें एक्सपोज नहीं होता, उसमें हम पहले ही सही रोक लेते हैं उसको, ठीक है। अगर थोड़ा डीप जाए चांस होता है कि वो एक्सपोज हो जाए, पर इसमें हम होने नहीं देते, ठीक है। इसमें हम लोगों ने यूज़ करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA, ठीक है। और इसमें जबकि ये पल्प इसमें एक्सपोज नहीं हुआ अभी तक, इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग MTA यूज़ करते हैं, इसमें हम GIC भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। GIC कभी भी डायरेक्ट पल्प कैप में नहीं यूज़ करना, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। और डायरेक्ट पल्प कैप हम कभी भी डिस्ट्रीड्यूअस टूथ में नहीं करते, ठीक है। ये इसके एक्सेप्शंस याद रखनी है, ये नहीं करनी होती हम लोगों ने, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्ट पल्प कैपिंग है हमारे पास 1 स्टेज प्रोसीजर है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग जब सेडेटिव ड्रेसिंग लगाते हैं बस छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ड्रेसिंग लगाते हैं, ठीक है, फिर हम 6 मंथ्स के बाद उसको खोलते हैं। ये स्टेप वाइज एक्सकवेशन कहते हैं इसको, स्टेप वाइज केरीज एक्सकवेशन, ठीक है। ये हो गया इसमें, ठीक है। अब ये कभी भी प्राइमरी टीथ में नहीं करनी, ठीक है। जब ज़्यादा पल्पल एक्सपोजर हो जाता है तो भी हम लोग ये नहीं करते, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड इन लार्ज पल्पल एक्सपोजर, ठीक है। ऐसा दांत है जो हमारे से एक्सपोज तो हो गया पर हम देख लें कि वो इतना अच्छा नहीं है उसकी कंडीशन के, उसको रिस्टोर किया, तो उसमें भी हम लोग कभी भी डायरेक्ट पल्प कैप नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट डू दिस इन, ठीक है, नॉन रिस्टोरेबल टीथ। बहुत बड़ा कोई पेशेंट है
तो उसमें भी नहीं हम लोगों ने करनी, ठीक है। ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में करते हैं, उसमें भी हम लोगों ने नहीं करनी। और अगर पल्प इन्फ्लेम्ड या कोई सिम्टम्स जैसे नज़र आ रहे हैं हम लोगों को पल्पाइटिस को, तो उसमें भी हम लोगों ने नहीं करनी करूँ, ठीक है। ऑल्दो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछे हुए, बट पल्प कैप खाली बताने से तसल्ली नहीं होती मुझे कि अगले बंदे को कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी हो, ठीक है। तो बस आप दवाओं में मुझे याद रखें और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी करवाऊँ, ठीक है। चलिए मूव करते टॉपिक की तरफ वापस। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं। इसकी इंडिकेशंस में ये आता है कि इसमें पहले हम लोगों ने ना जिस दांत में एक्सपोजर हो चुका हुआ है ना, मतलब पल्प एक्सपोज हो चुका हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो ही हमने पल्प का हम लोगों ने इसको परकस्ट करके देखना है, ठीक है। परकशन करनी है, ठीक है। अगर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है तो हम लोगों ने कर देना है, ठीक है। हम लोगों ने फिर एक्सरे में देखना है कि पेरीरेडिकुलर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो पेरीरेडिकुलर पैथोलॉजी, ठीक है। ये उस दांत की सिर्फ इंडिकेशन है, सिर्फ उस दांत में हम लोग फिर कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ये सब चीज़ें नेगेटिव है, कोई पैथोलॉजी भी ना हो, परकशन का पॉजिटिव ना आए और कोई ब्लीडिंग भी ना हो, देयर शुड बी नो ब्लीडिंग, ठीक है। उस दांत में हम लोगों ने डायरेक्ट पल्प कैप कर देना है, ठीक है। इसमें कि हम लोग इनडायरेक्ट में तो जीआईसी यूज़ करें, तो इसमें क्यों नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि जब हम जीआईसी लगाते हैं ना, पल्प तो एक्सपोज हुआ हुआ है ना इसमें, तो वो पल्प की इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, ठीक है। उसका कोई अच्छा नहीं है पल्प के साथ रिलेशन, ठीक है। ऑक्साइड यूजिनॉल, इसको भी हम लोगों ने कभी नहीं यूज़ करना डायरेक्ट पल्प कैप में, क्यों? क्योंकि इसकी सील भी नहीं अच्छी, और ये जो यूजिनॉल जो इसके अंदर है ना, ये साइटोटॉक्सिक होता है, इसका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है टू पल्प, ठीक है। साइटोक्सिक इफेक्ट है इसका, और इसकी पुअर सील है, इसको हम लोगों ने कभी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लें। इसमें तो हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इसमें पल्प एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ, बट इसमें तो हुआ हुआ है ना, तो जीएससी भी कभी यूज़ नहीं करना, और ना ही जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल यूज़ करना, क्योंकि यूजिनॉल का साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है पल्प का, तो हमारा काम बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है इंडायरेक्ट पल्प कैप में स्टेप वाइज केडिक एक्सवेशन प्रोसीजर होता है ना, 2 स्टेप्स होता है। 6 मंथ्स के बाद हम लोग इसको देखते हैं खोल के, ठीक है। इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं? इसकी इंडिकेशन ये होती है, इधर ही कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं। इंडिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट पल्प कैप, इसमें तो हम पता है ना कि एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ। इसमें क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं ना, अपनी एक्सकवेशन कर रहे होते हैं किसी भी कैविटी बनाने के लिए, तो हम देखते हैं कि जब सॉफ्ट डेंटिन आ जाती है ना, जब सॉफ्ट डेंटिन आ जाती है तो हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि इसके बाद से हमारा पल्प एक्सपोजर हो जाएगा, वहाँ तक सिर्फ हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैविटी, ठीक है। अगर हम आगे चले जाएँ तो फिर हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं एक्सपोजर को पल्पाइटिस की, ठीक है। अब सॉफ्ट डेंटिन आ गई, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्टिव लेयर लगा देनी है, जो हमारा इनडायरेक्ट है पल्प कैप एजेंट, प्रोटेक्टिव लेयर लगा देनी है हमने। फर्स्ट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी, ठीक है। अब ये जो चीज़ें ये प्रमोट करेगी रीमिनरलाइजेशन को, ठीक है, रीमिनरलाइजेशन को। सॉफ्ट डेंटिन की रीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, फिर एक नई लेयर आ जाएगी जो कौन सी है, टर्शरी डेंटिन, ठीक है। दोनों में टर्शरी डेंटिन बन गई है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पल्प के ऊपर लगाया था, इसमें हम लोगों ने सॉफ्ट डेंटिन के ऊपर लगा दिया अपना पल्प कैप एजेंट, ठीक है। उसने रीमिनरलाइजेशन कराई है, टर्शरी डेंटिन बन गई है। पहले हमारे पास सॉफ्ट डेंटिन थी ना, तो हम जब देखेंगे ऐसा ऐसा क्या चेंजेस होंगे, सॉफ्ट के बाद क्या हो जाएगा, हमारी जो डेंटिन है ना वो थोड़ी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डेंटिन थोड़ी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, उसका लाइट ब्राउन कलर था तो वो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। डेंटिन थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, उस वक्त जब वो सॉफ्ट है उसका लाइट ब्राउन कलर था, ठीक है। अब उसका कलर डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी सॉफ्ट थी, सॉफ्ट से वेट होगी, वेट से हार्ड होगी, जब हार्ड होगी तो फिर हमारे उसके अंदर पता चल जाएगा हम लोगों की अब रीमिनरलाइजेशन हो चुकी हुई है, डेंटिन बन चुकी हुई है, ठीक है। फिर हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए जब हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना, एक्सरे में हम लोग देखते हैं कि रेडियोल्यूसेंसी जो होती है वो बहुत डिक्रीज़ हुई हुई होती है, डिक्रीज रेडियोल्यूसेंसी हुई भी होती है, ठीक है। तो ये भी हमारी ना डार्क जब बन जाती है, एक्सरे में भी कंफर्म कर लेते हैं रेडियोल्यूसेंसी कम हो रही है, इसका मतलब हमारा जो पल्प कैप एजेंट है वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब ये नहीं है कि इनडायरेक्ट में हम लोगों ने पल्प कैप लगाना है, उसके बाद हम लोगों ने टेम्प्रेरी ड्रेसिंग रख के भेजना है पेशेंट को, ठीक है। ये बात याद रखनी है।
MTA थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। MTA होता क्या है? MTA स्टैंड्स फॉर मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट, इट स्टैंड्स फॉर मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट, ठीक है। इसको हमने मोस्टली इसका नाम सुना होगा अपनी एंडो में। इसमें इसका मकसद क्या होता है, ये हम लोग यूज़ करते जब इंटरनल रूट की रिजॉर्प्शन हो जाए तब इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रूट परफोरेशन हो जाती है आर्च अटैक करते हुए तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रूट परफोरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज रूट एंड फिलिंग मटेरियल, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, ये लीकेज नहीं होने देता, ठीक है। और इसको हम जब इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन होती है तो भी इसको हम यूज़ करते हैं, इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पल्प कैप एजेंट। कॉमनली यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि थोड़ा बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज़ करते, एक्सपेंसिव पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। रूट एंड फिलिंग मटेरियल, रूट रिजॉर्प्शन, यस, इट ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग apical plugs during epexification, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन यहाँ देख लेते हैं हम। कॉम्पोजिशन ये बना हुआ होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम silicate, right? It is made up of tri-calcium aluminate, dicalcium silicate, tetracalcium aluminoferrite, tetracalcium aluminoferrite, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी सब चीज़ें याद करना, मिक्स हो जाता है। और बिस्मुथ ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड। इसका हम कोई नमोनिक बना लेते हैं, देखें, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम, जो टी एन सब के साथ कैल्शियम आ रहा है तो T3 कर लेते हैं, फिर D है, C है, B है, TB कर लो, TBCD, इससे इसका नाम याद हो जाएगा। टी से टेट्रा बनेगा, एक दफ़ा ट्राई बनना है, टेट्रा बनना है, 2 दफ़ा ट्राई बनना है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम सल्फेट और बिस्मुथ ऑक्साइड, TBCD। आई होप थोड़ा बहुत निमाने का आप लोगों को याद रह जाए। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये बायोकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है। इसको हम आराम से अपने जो पेरियोडिकल टिश्यूज़ हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। बायोकम्पैटिबल होता है, ठीक है। ये नॉन रिजॉर्बेबल होता है, नॉन रिजॉर्बेबल होता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं वो इन्फेक्टेड एरिया हमारी एसिडिक होती है, ठीक है, तो ये उस जगह पे सेट नहीं होता। तो जहाँ भी हमने लगाना है हमने ये पहले क्लियर कर लेना है कि वो जगह कहीं एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इसकी सेटिंग बड़ी अफेक्ट होती है, ठीक है। ये अल्कलाइन इसकी नेचर है, ठीक है। और इसको कुछ घंटे लगते हैं सेट होने में, इट टेक्स आवर्स इन सेटिंग, ठीक है। ये नॉन साइटोटॉक्सिक है, नॉन साइटोटॉक्सिक है, एंटी बैक्टीरियल है, नॉन साइटोटॉक्सिक, एंटी बैक्टीरियल। और रूट एंड फिलिंग मटेरियल हमने देखा है इसके यूजेस हैं, हम इसको रूट एंड फिलिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। ये वहाँ लेस लीकेज शो करता है, इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ना, लीकेज प्रॉपर्टी, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कम बैक्टीरिया माइग्रेट करते हैं एपेक्स की तरफ, ठीक है। और ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने चीज़ याद रख लें, देख लेना कि इसकी अल्कलाइन नेचर है, तो इसको हम लोग इन्फेक्शियस एरिया में नहीं यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे इसकी सेटिंग अच्छी नहीं होगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से नहीं वहाँ पे शो कर सकता। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेसिप्रोकेटिंग फाइलिंग की तरफ। आई थिंक इन्होंने एंडो के अकॉर्डिंग ही पूछा होगा कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकेटिंग फाइलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग फाइलिंग हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन को, ठीक है, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, इसको हम कहते हैं एनोडोंटिक फाइल, जिस मोशन में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लॉकवाइज ये दिस इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। ये वाली मोशंस आ जाती हैं हमारे पास। अब डिफरेंट टाइप्स होती है रेसिप्रोकेटिंग मोशंस के भी, वो टाइप्स भी हम लोग सिर्फ नाम देख लें आप उसका, आप पास आ जाती हैं ऑसिलेशन
और पार्शियल रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है रोटेशनल रेसिप्रोकेटिंग मोशन, फिर हमारे पास आ जाती है कंबाइंड और हाइब्राइड ठीक है। ये 3 टाइप्स आते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन की। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन इन ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स में कब कब हमें एक्सट्रैक्शन करनी होती है? ऑर्थोडोंटिक में जब हम एंगल क्लास 1 में एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब वहाँ पे क्राउडिंग होती है, बाय प्रोट्रूजन होती है, ओपन बाइट का केस होता है क्लास 1 में, ठीक है। क्लास 2 में भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जब ओवरजेट हो और क्राउडिंग हो, और क्लास 3 में भी हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब देख लेते हैं हम इनमें कौन कौन से जो है ना ब्रॉडली देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक जनरल डेंटिस्ट से बिल्कुल वो डिटेल में तो नहीं पूछेंगे कि, क्योंकि कंडीशंस हम लोग को प्रैक्टिस ही नहीं होती हमारी इतनी ऑर्थो की, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसका देखेंगे, ठीक है। क्लास 1 में देखेंगे जब क्राउडिंग है, क्लास 1 है ना, विद क्राउडिंग या बाय प्रोट्रूजन है या ओपन बाइट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली फर्स्ट 4 बाइकस्पिड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक हो गया। और क्लास 2 में ओवरजेट है या क्राउडिंग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 2 अपर बाइकस्पिड्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, या फर्स्ट अपर बाइकस्पिड एंड सेकंड लोअर, ठीक है। फर्स्ट अपर बाइकस्पिड एंड सेकंड लोअर, ठीक है। और जब क्लास 3 में क्या होता है कि हम लोअर बाइकस्पिड्स करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 लोअर बाइकस्पिड्स, ठीक है। ये ब्रॉडली सिर्फ हम लोग को पता होना चाहिए, इस तरह से आपने याद करना है। हम तीनों एंगल से क्लास में करते हैं और एक्सट्रैक्शंस। क्लास 1 में हम लोग फर्स्ट 4 बाइकस्पिड्स को करते हैं, क्लास 2 विद ओवरजेट या ओवर क्राउडिंग में फर्स्ट 2 अपर बाइकस्पिड्स आर द प्रीमोलर्स, राइट। फर्स्ट अपर बाइकस्पिड एंड सेकंड लोअर, राइट। और क्लास 3 में हम लोग फर्स्ट 2 लोअर बाइकस्पिड्स को, मोस्टली हम लोग इसमें प्रीमोलर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्थो में, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होते हैं। बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन होती है हमारे पास, कंपेंसेटिंग एक्सट्रैक्शंस होती हैं, एनफोर्स एक्सट्रैक्शंस होती हैं, सीरियल एक्सट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आगे से फर्दर डिवाइड हुई है ना सीरियल एक्सट्रैक्शन की, आप लोग थोड़ा देख लें सीरियल एक्सट्रैक्शन का। इसमें बस डुअल मैथड होता है, फिर हमारे पास ट्वीट्स मैथड होता है, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास नान्स मैथड होता है, ठीक है। और ये थेराप्यूटिक कॉज के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। बस इतना ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं हम इसको। हम डिस्कस कर लेते कटिंग और नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत से क्लासिफिकेशन है इसकी, तो मैंने आर्ट एंड साइंस की ली हुई है। इसमें हमारे पास जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें हमारे पास आ जाती हैं एक्सकवेटर्स, चिजल्स, और अदर्स में नाइफ्स, फाइल्स, स्केलर्स एंड कार्स में आ जाते हैं। कटिंग में हैंड कटिंग और रोटरी, हैंड कटिंग में चिजल्स, एक्सकवेटर्स वगैरह आ जाते हैं, और ये सारी नाइफ्स वगैरह ये हैंड कटिंग में आ जाती है। जबकि रोटरी में हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स वगैरह, स्टोन्स, डिस्क, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। नॉन कटिंग में पास अमालगम कंडेंसर्स हैं, मिरर्स हैं, एक्सप्लोरर्स और प्रोब्स हैं। ये पहले तो हमने आर्ट एंड साइंस को देख ली है, ठीक है, वो बहुत ही आसान तरीके से थी। इसकी ये है कि मर्ज़ौकी भी आसान ही है, इसमें ना उन्होंने इंडिविजुअली क्लासीफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लोरिंग बताए हुए इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें माउथ मिरर वगैरह आ जाते हैं, एक्सप्लोरर वगैरह आ जाते हैं, ट्वीज़र, सेपरेटर्स, चीक रिट्रैक्टर्स और एयर सिरेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। आइसोलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने अपने अकॉर्डिंग में इसको देख सकते हैं कि आराम आराम से उसको, अगर पर्सन को उनको बता दें इंटरव्यूअर को, तो बड़ी तसल्ली से आपने इसको बताना है। अगर ये बताएंगे इसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मर्ज़ौकी की क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें ये है कि आइसोलेशन में हम लोग कॉटन रोल्स बता सकते हैं, ठीक है, रबर डैम, सलाइवा इजेक्टर्स या सक्शन अपरेटस वगैरह। हैंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं आगे से एक्सकवेटर्स आ जाते हैं, चिजल्स आ जाते हैं और ट्रिमर्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो रिस्टोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें हमारे पास आ जाते हैं सारे मिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्पैचुला वगैरह होता है, ठीक है। पैकिंग इंस्ट्रूमेंट में अमलगम कैरियर वगैरह बता सकते हैं, कंडेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स में राउंड कंडेंसर्स वगैरह बता सकते हैं, बर्निशिंग इंस्ट्रूमेंट्स का बता सकते हैं, और कार्विंग इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। मिसलेनियस में हमारे पास आ जाते हैं मैट्रेसेस और रिटेनर्स वगैरह और सीजर्स वगैरह। ओके, अब हम मलेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, कॉज बाय मलेरियल पैरासाइट विच इज़ अ फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। इट्स अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके सिम्टम्स उसी टाइम ज़रूरी नहीं है कि जब आपको इन्फेक्शन हो तो उसी वक्त ये अपीयर हो जाए, थोड़ा टाइम लेते हैं, वीक्स में होते हैं या मंथ्स में, ईयर्स में, क्योंकि ये जाके वहाँ रिजाइड कर जाता है, ठीक है, लिवर में जाके आपके बैठा रहता है, ठीक है। 4 मलेरियल पैरासाइट्स स्पीशीज़ होती हैं हमारे पास, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है, प्लाज्मोडियम विवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम वी वैक्स, ठीक है। सबसे जो इधर इफेक्टिव होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम होती है। अब उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें ये होता है कि जब उसने हमें इन्फेक्ट किया, ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद चली जाती है लिवर में,
ठीक है। जब लिवर में जाके वो रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देती है, वहाँ पे जाके अपनी रिप्रोडक्शन शुरू करती है, ठीक है। वहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है कि या एक दफ़ा तो वहाँ जाके आराम से बैठ जाती है लिवर में जाके, ठीक है, काफ़ी अर्से तक वहाँ पर ही रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड स्ट्रीम में आती है, जब ब्लड स्ट्रीम में आती है वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करती है। जब रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट होते हैं ना, फिर वो अपने सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है रेड ब्लड सेल्स की, और फिर इस तरह से फीवर होता है और चिल्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो अपना काम दिखाती है। दिस इज़ पैथोफिजियोलॉजी। साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, हेडेक होती है, ठीक है, चिल्स होते हैं, फीवर होता है, स्वेटिंग होती है, ड्राई कफ होता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट होती है, ठीक है, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, बैक पेन होती है, और फटीग और बैक पेन वगैरह होती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे पास ड्राई कफ के। अच्छा, अब सिम्टम्स जब अपीयर होना शुरू हो जाते हैं तो हमने कभी भी कंफर्म नहीं करना कि ये, हमने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करानी है, हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना है सारा, जब क्लिनिकली पेशेंट आता है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह करनी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने लैब टेस्ट में हम लोगों ने CBC ज़रूर कराने हैं, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट भी करवाने हैं, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट, ठीक है। हम डेंगू डिस्कस करते हैं। डेंगू ये वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके, ठीक है। ट्रांसमिट होता है वाया मॉस्किटो, जिसको हम एड्स एगेप्टी कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली हमारे बॉडी में लिवर में होता है, ठीक है। और ये येलो फीवर करता है, और फलेरिया डेंगी फीवर करता है, इन्फेक्ट करता है WBCs को, वाइट ब्लड सेल्स को, लिम्फेटिक टिश्यूज़ को, ठीक है। इसके हम थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। पेशेंट डेंगी फीवर के कौन कौन से फीचर होते हैं। फीवर होता है उसको, ठीक है, हेडेक होती है, मसल पेन होती है, और जॉइंट पेन होती है, ठीक है, डेंगू के पेशेंट्स को, ठीक है। नॉजिया होता है, और वॉमिटिंग होती है, रैश होती है, और हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इसके हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस में क्या आता है, पटीकिया हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पर्परा और एकाइमोसिस, ठीक है। इन पेशेंट्स में जिंजाइवल ब्लीडिंग बहुत होती है, कॉमन है, जिंजाइवल ब्लीडिंग कॉमन है। इसमें नेज़ल ब्लीडिंग और GI में भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी लेडीज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो, और GI ब्लीडिंग होती है, मलीना, हीमोस्टेसिस ब्लीडिंग वाले जो है ना, आप लोगों ने हीमोस्टेटिक फैक्टर्स मैनिफेस्टेशंस ये अच्छी से देख लेनी है। पटीकिया, पर्परा, जिंजाइवल। जल्दी से इन्फ्लुएंजा को डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है जो कि बहुत ही कंटेजियस है, ठीक है, नोज़, थ्रोट एंड लंग्स की, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे ओरल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इसके लिए भी वैसे ही हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स करने हैं, जैसे हमने हेपेटाइटिस वगैरह के लिए की थी, ठीक है, क्योंकि कंटेजियस है और रिजाइड भी नोज़ में या थ्रॉट में या लंग्स में कर रही है, ठीक है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, A, B, C और D, और बस इतना ही पता होना चाहिए इसके लिए। और डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमने सारे पेशेंट, अगर इस केस में आएगा पेशेंट हिस्ट्री देता है इसकी, तो हमने सारी टेस्ट करवानी है, ठीक है, और अपनी पूरी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेनी है और फिर पेशेंट को डील करना है। अच्छा, यहाँ हम हेपेटाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। हेपेटाइटिस जैसे उसके लफ्ज़ से नाम से पता चल रहा है, टाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन है लिवर की, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, केमिकल्स, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज़। टाइप इसकी है टाइप A, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D एंड हेपेटाइटिस E। हेपेटाइटिस A एंड E ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, और B और C ज़्यादा कॉमन यही होते हैं, ठीक है। जो B और C हमारे डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डेंटल हमारी थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि हमारे डेंटल इसमें क्या है, जो स्पेशलिटी हम देख लें डेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कि हम लोगों को जबकि B और C दोनों ना ब्लड से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये हम लोगों ने जब भी कोई पेशेंट अपना डील करना है अपनी क्लिनिकल सेटअप्स में, तो हम लोगों ने हर पेशेंट को इस तरह से ही देखना है कि उसको कोई मसला है, ठीक है। अपनी प्रोटेक्टिव मेजर्स हम लोगों ने इस तरह से ही लेने हैं, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि पेशेंट ने खुद भी टेस्ट नहीं करवाए हुए होते हैं। हेपेटाइटिस C तो मोस्टली पेशेंट्स को निकल आता है जब आप टेस्ट करवाएं ना। अगर एट टाइम्स आपको कोई हो जाती है इंजरी ना अपने ट्रीटमेंट करते वक्त, जैसे नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो आपने हमेशा इसको फॉलो अप ज़रूर करना है, ठीक है। कभी भी उसको आपने छोड़ना नहीं है कि कोई बात नहीं, अब तो मेरा सारा काम ठीक हो गया और ब्लीडिंग भी नहीं हो रही तो बस रहने दो, ऐसे कभी भी नहीं करना, ठीक है। और आपने खुद भी अपने स्टाफ को भी जो आपका है उसको आपने हेपेटाइटिस B के वैक्सीनेशन का कोर्स ज़रूर करवाना है, ठीक है।
इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा स्टरलाइज यूज़ करने, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री दी है कि उसका हेपेटाइटिस सी या बी है, तो आपने कोशिश करनी है तो उसके लिए डिस्पोजेबल यूज़ करें, ठीक है, और स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करने उसके स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि डेंटिस्ट से ज़्यादा रिस्क में होते हैं हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस के। अच्छा, अब हम टाइफाइड को देख लेते हैं। टाइफाइड इज़ कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफाई, और ये वाटर और फूड से ज़्यादा लगता है, और ये इंटेरिक फीवर कॉज करता है, इसको हम येलो जैक भी कहते हैं। इसकी टियोलॉजी में बैक्टीरियल कॉज आ सकता है, फीको ओरल रूट आ सकता है, टाइफाइड कैरियर से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है आगे, ठीक है। क्लिनिकल साइन सिम्टम्स में रैश होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस और फटीग, पुअर एपेटाइट, फीवर, हेडेक और वेट लॉस। इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम लोग ब्लड कल्चर करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, विडल टेस्ट करवाते हैं। विडल टेस्ट इसके लिए याद रखना है आपने, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाती है, जीआर ब्लीडिंग आती है, जीआर परफोरेशंस आती है, मायोकार्डाइटिस आता है। ट्रीटमेंट्स में हम लोग मोस्टली सिप्रोफ्लॉक्सिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टाइफाइड। ये मेडिकल डेंटिस्ट्री पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके आपको सिर्फ इतनी बेसिक्स बतानी चाहिए, मोर देन एनफ होंगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि उन्होंने पूछा हुआ है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन से जिनसे डेंटल ट्रीटमेंट्स अफेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही जो प्रॉब्लम्स हैं ना, मेडिकल प्रॉब्लम, वो अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से ना हमारे डेंटल ट्रीटमेंट्स में। तो यहाँ इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को मैनेजमेंट बताऊंगी, उनकी कैसे करनी है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बताया तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मेडिकल जो है ना कंडीशंस वो अफेक्ट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड आ जाता है, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड आ जाते हैं। ये हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है लिवर डिजीज़, लिवर की डिजीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन एंड देन रीनल डिजीज़, ठीक है, रीनल डिजीज़। इसको हम लोगों ने भी ऐसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया है। इसकी हम लोग सब देख लेते हैं क्लासेस कौन कौन सी होंगी। पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कैसे हम लोगों ने मैनेज करना है, पहले तो हम लोगों ने देखना है कि उस बंदे की सर्जरी होने से पहले हमने उसकी ट्रीटमेंट, जो भी उसे डेंटल ट्रीटमेंट करवानी है वो करवा ले। सबसे पहले हम लोग करना है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की मैनेजमेंट है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब हम लोग करना है कि सर्जरी से पहले जो भी उसने करवाना है वो करवा ले, ठीक है, प्रायर टू सर्जरी। ज़्यादा कोशिश यही करनी है, ठीक है, क्योंकि फिर सर्जरी हो जाएगी फिर 6 मंथ्स का गैप चला जाता है, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या करना है, सर्जरी के बाद कोशिश करनी है कि उसका हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ही उसको हम लोग दें, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है, हमने उसको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दे दी, पिट्स एंड फिशर्स कर दो, पिट्स एंड फिशर कर दो, ठीक है, डाइट काउंसलिंग कर दो, ठीक है, यही हम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने, अब ये तो हमें पता है कि वो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट है वो हमारे पास वो ले रहा है, एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, तो जो उसको ड्रग्स देनी है ना, तो जब अगर उसने कोई ट्रीटमेंट करवाया तो हम लोगों ने उसका ड्रग इंटरेक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। एज द पेशेंट इज़ ऑन एंटीकोएगुलेंट्स, ठीक है, पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है तो हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि ड्रग इंटरेक्शन, जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका अगर कोई ट्रीटमेंट करवाने आया तो हम लोग कौन कौन टेस्ट लाजमी करवाने हैं, उसके प्लेटलेट काउंट करवाना है, प्रोथ्रोम्बिन देख लेना है, ठीक है। ये मोस्टली हम एक्सट्रैक्शन से पहले कराते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने टेस्ट लाजमी करवा लेने हैं उसके, और उसके हमने कोशिश करना है कि शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स हों, ठीक है। अब ये तो एक्सट्रैक्शन का हो गया, ये ओरल हाइजीन हो गया। अगर उस बंदे ने हमारे पास कोई एंडो का ट्रीटमेंट करवाने आया है, ठीक है, हम हर मरीज़ का एंडो नहीं करना हमने, जो कार्डियोवैस्कुलर का मरीज़ होगा, हर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मरीज़ के पेशेंट को हम लोगों ने देख लेना है पहले हम लोगों ने देख लेना है कि सारे परमानेंट, कोशिश करनी है कि परमानेंट दांत पे ही करें हम लोग एंडो, और इंसाइजर्स पे कर दो, और ऐसा दान इसका सक्सेस रेट अच्छा हो उस पर करनी है, क्योंकि इतना फ़ायदा कोई नहीं है इतना टाइम और मेहनत करने का उस पेशेंट्स पे, ठीक है। स्ट्रेट कैनाल्स हों, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जहन में रखनी है, ऐसे उसको हम लोगों ने मैनेज करना है कार्डियक के पेशेंट्स को। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उनको कैसे मैनेज करना है हम लोगों ने अपने डेंटल ट्रीटमेंट करते वक्त, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो मोस्ट कॉमन है उसमें हमारे पास आ जाता है एज़मा के पेशेंट्स और
सिस्टिक फाइब्रोसिस की, ठीक है। अब इन पेशेंट्स में क्या हम लोगों ने पहले एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल देना है दोनों में, ठीक है। एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल हम लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। अब आज़मा के पेशेंट्स में क्या होता है कि एंजाइटी अटैक्स मोस्ट कॉमनली हो जाते हैं जब वो ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, ठीक है। तो उस वजह से फिर हमें उसको फिर आज़मा के अटैक्स होने के चांसेस होते हैं, तो हमने उसके सारी मेडिकेशंस इन्हेलर्स वगैरह अपने पास रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने एक तो इसमें इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अटैक हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से अटैक हो सकता है, और हमारे पास सारी मेडिकेशंस वगैरह होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है। और इन्हेलर वगैरह उस वक्त हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। इन पेशेंट्स में हम लोगों ने थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है कि हम लोगों ने इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं देने, ठीक है। सेडेटिव्स अगर देने की ज़रूरत है तो बड़े ध्यान से देने, क्योंकि सेडेटिव्स जो है ना वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, ठीक है। ये भी डिप्रेस करते हैं, ठीक है। और सेडेटिव्स भी करते हैं और ओपियोइड दोनों डिप्रेस करते हैं, ठीक है। एनएसएड तो बिल्कुल भी नहीं देने, ठीक है। एनाल्जेसिक्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि आस्मा के पेशेंट्स में आस्मा के पेशेंट्स में ना मोस्टली हम लोगों को नज़र आता है कि वहाँ ना एरोजन भी बहुत हुई हुई होती है इनके ना टूथ सर्फेसिस पे। क्यों? क्योंकि इन पेशेंट्स में गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लेक्स की कंप्लेंट बहुत होती है, और जब हम लोगों को मेडिकेशन जो वो लोग ले रहे होते हैं ना वो एसिडिक होती है, तो उसका इफेक्ट एनेमल पे होता है, तो एरोजन हुई हुई होती है मोस्टली अगर हम क्लिनिकली देखें तो। फाइब्रोसिस में देख लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो टूथ की डेवलपमेंट है ना वो डिले होती है, जिन पेशेंट्स को ये मसला होता है, डिलेड टूथ डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें हम लोगों को एनेमल ओपेसिटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में इसमें एट टाइम्स हम लोग जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, तो उससे उसको हमारे पास टीथ स्टेनिंग हो जाती है, ठीक है। टीथ स्टेनिंग नज़र आती है इन पेशेंट्स में, ये कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक स्टेनिंग हो जाती है इन पेशेंट्स में, हम लोगों ने कभी भी जीए नहीं देना, ठीक है। और इसमें क्लॉटिंग का भी डिफेक्ट आ जाता है इन पेशेंट में, तो हम लोगों ने अपने सारे प्रोसीजर बड़े ध्यान से करने होते हैं, ठीक है। और कैलकुलस तो बहुत जल्दी लगता है ऐसी कंडीशन के पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने ध्यान रख लेना अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स करते वक्त। हम डिस्कस करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मोस्ट कॉमनली हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोगों को आते हैं, वो हमारे पास एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। इन पेशेंट्स में हम लोगों ने क्या चीज़ें हम लोगों को मोस्टली नज़र आती हैं, ये होता है कि हम लोग को जब क्लिनिकली देखते हैं ना तो ऐसे पेशेंट्स में जंजाइवल एनलार्जमेंट बहुत कॉमन होती है, ठीक है। जंजाइवल एनलार्जमेंट वो तो अब कॉमन है, क्यों? क्योंकि ये पेशेंट्स ले रहे हैं फिनेटवाइन का साइड इफेक्ट जंजाइवल एनलार्जमेंट है, ठीक है। अब हम इसको कम तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं सकते, कम ज़रूर कर सकते हैं। हम लोगों उनको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है, ताकि ये इसका इफेक्ट मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है। और एक और कॉमन कॉज ये होता है कि एट टाइम्स ना एपिलेप्सी का जब अटैक होता है तो पेशेंट इस तरह से उसको गिरता है कि उसका जो एंटीरियर टीथ है वही अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, कभी भी अगर इस अटैक के दौरान उसका दांत कोई निकल के गिर जाए ना बाहर, तो कभी भी उसको दोबारा से री इम्प्लांट नहीं करना, ठीक है। डू नॉट री इम्प्लांट, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को उस टाइम इतनी होश नहीं होती, ना ही उसमें इतनी लर्निंग एबिलिटी होती है कि उसको उस जगह पे रख सके। हो सकता है कि दोबारा से अटैक हो जाए उसको और वो पेशेंट इनगल्फ कर ले या कहीं गुम जाए, ठीक है। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी, कभी भी री इम्प्लांट नहीं करना, ठीक है। और अगर हमने उस ऐसे पेशेंट को प्रोस्थेटिक डिवाइस लगी हुई है ना एपिलेप्सी के पेशेंट को, तो हम लोगों ने उसकी रिटेंशन बहुत अच्छी करनी है, उसको रिटेन बहुत अच्छा करना है, उसको हम लोगों ने क्लास्प वगैरह लगाने हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो रिटेंशन है वो बहुत अच्छी हो कि जब कभी अटैक हो तो वो ना वो पेशेंट एनगल्फ कर ले उसको और ना ही वो कहीं इधर उधर चला जाए ना, ठीक है। तो हमने ये बड़ा ध्यान रखना होता है एपिलेप्सी के पेशेंट्स में। Okay, now moving towards the dental treatment of the blood disorders. In the blood disorders, we have broadly classified them into blood dyskeratosis and bleeding disorder, right? In blood dyskeratosis involved RBCs that are red blood cells and white blood cells. The disorder associated with red blood cells is anemia, that might be iron deficiency anemia or different types of anemia, or might be thalassemia. In WBCs, white blood cells, we have leukemia, while in the bleeding disorder, there are hemophilia, von Willebrand disease, and thrombocytopenia. Now we'll move towards the dental management of patients suffering from anemia. First we'll discuss anemia. What happens in anemia? जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है एनीमिक डिसऑर्डर से पहले हमने उसकी डायग्नोसिस करनी है, हमने एटियोलॉजी देखनी है। उसके बाद ये होता है कि इन पेशेंट्स के हम लोगों को ओरल साइंस नज़र आ जाते हैं, ठीक है। ओरल साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि मोस्टली हम लोगों को ये पेशेंट्स एंगुलर चलाइटिस होता है इनको,
एंगुलर, इनके ओरल साइंस हैं, ठीक है, ग्लॉसाइटिस, एंगुलर cheilitis एंड देयर इज़ अल्सरेशन। ठीक हो गया। अब जब भी हम लोगों ने ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना है तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि होती है एक चांस कि ये लोग ब्लीड कर जाएंगे जब भी हम इनको कोई इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर्स करेंगे। तो उससे पहले टू बी ऑन द सेफ साइड हमारे पास इनके टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने रीसेंट टेस्ट करवाए हुए अपने, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन आता है, प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है, WBC काउंट, ये सब इनका हमारे पास होना चाहिए रीसेंट, पूरा इनका हम लोगों ने CBC और INR वगैरह हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि अनलेस और अनटिल कोई इमरजेंसी नहीं है हमने कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स का नहीं करना, ठीक है। कैसे हम लोगों ने सिर्फ उनको, इन पेशेंट्स को सिर्फ हम लोग ने इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं, ठीक है। या बहुत ज़रूरी है कोई इमरजेंसी फिर हम लोगों ने कोई ट्रीटमेंट करना है। हम लोगों ने इनको टॉपिकल फ्लोराइड थेरेपी का बताना है, ठीक है, थेरेपी का बताना है, ठीक हो गया। हम लोगों ने इनकी डाइट उसके अकॉर्डिंग रखनी है ताकि कोई केरीज का कोई चांस ना हो, ठीक है। अगर इनको कोई मसले होंगे ना तो हमने उनको ट्रीट भी करना है, ये नहीं कि हम लोगों को ट्रीट बस ओरल उन पर रखना है। जब कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं करना हम लोग, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर तब तक नहीं करना जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है। टॉपिकल फ्लोराइड थेरेपी होगी, हम लोगों को इनको टूथ ब्रशिंग का अच्छा सा गाइड करना है, ठीक है। इनकी ओरल डाइट कंट्रोल करवानी है, ओरल हेल्थ देखते रहना है, ठीक है। निस्टैटिन के हम लोगों ने इसको स्वॉलो और स्विश कराना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अनीमिया को और ल्यूकीमिया को, ठीक है। अनीमिया को और ल्यूकीमिया को, ठीक है। अनीमिया में क्या होता है कि पेशेंट्स को जो ओरल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना उनको हम लोगों ने देखना है। बस होते हैं ग्लोसाइटिस, एंगुलर cheilitis और ओरल डिस्कम्फर्ट या अल्सरेशन वगैरह होते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम लोगों ने जब भी ट्रीट करें तो हमारे पास इन पेशेंट के फ्रेश टेस्ट हुए हुए हों, जिसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, ठीक है, हेमाटोक्रिट लेवल हम लोगों ने देखना होता है, प्लेटलेट काउंट वगैरह देखना होता है, ठीक है। ये सब हमारे पास होना चाहिए ताकि हम ट्रीटमेंट अपना सेटिस्फाई होकर शुरू कर दें। ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में क्या होता है, इन पेशेंट्स में हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर्स ना करें, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स पे रखें। अगर कुछ ऐसा मसला हो जाए तो फिर हम लोग उसको ऐसे ट्रीट करें कि वो पे उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी होगी तो हम पेशेंट इतना ज़्यादा मसले में नहीं जाए, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, ठीक है। इसमें हम लोगों ने उसको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देनी है, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देनी है, फ्लोराइड थेरेपी उसको पे रखना है, उसको फ्लोराइड थेरेपी पे रखना है, माउथ वॉश उसको यूज़ कराना है, क्लोरहेक्सिडीन का माउथ वॉश उसको देना है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब इस पेशेंट को क्या होता है कि टूथ ब्रशिंग वगैरह इसकी हम लोगों ने अच्छी करानी है, ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स के हम लोगों ने करवाते रहना है। अब इस पेशेंट में क्या है कि अगर ल्यूकीमिया के पेशेंट को कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कोई म्यूकोसाइटिस की कंप्लेन करता है वो पेशेंट, ठीक है, या हेपाटिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब अगर फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम लोगों ने निस्टैटिन देनी है या एम्फोटेरिसिन भी देनी है। अगर म्यूकोसाइटिस की कंप्लेन करे तो हमने डिफ्लैम माउथ वॉश है वो दे देना उसको, डिफ्लैम माउथ वॉश, ठीक है। और अगर हेपाटिक इन्फेक्शन वगैरह है तो हम लोगों ने एसाइक्लोवीर दे देनी है। ये हम लोग टॉपिकल भी दे सकते हैं और सिस्टमिक, डिपेंड करता है क्लिनिकल कंडीशन देख के, ठीक है। और ल्यूकीमिया के पेशेंट में हम लोगों ने ब्लॉक को प्रिवेंट करना है, ब्लॉक नहीं देना इन पेशेंट्स में, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जो ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे। वो हमारे पास है डायबिटीज़ है, एक मिनट, हमारे पास है डायबिटीज़ है, बस आ जाता है थायराइड डिजीज़ आ जाती है, फिर बस एडिसन्स डिजीज़ आ जाती है, एडिसन्स डिजीज़ आ जाती है। डायबिटीज़ में ये है कि हम लोगों ने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट्स, मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स देनी है, अर्ली अपॉइंटमेंट्स देनी है, अर्ली अपॉइंटमेंट्स देनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि वो मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स हों, ठीक है। उसका हम लोगों ने इनका HbA1c टेस्ट करवा लेने हैं, ठीक है। और इन पेशेंट्स को मोस्टली पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम लोगों ने कोशिश करनी है उनको हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स करके ना ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे के और फ्लोराइड थेरेपी दे के सब ठीक ठीक होते हैं, ठीक है। अब थायराइड के पेशेंट्स में ऐसा मसला नहीं होता, अगर थायराइड कंट्रोल हो तो कोई इसमें डेंटल इशू नहीं होता, ठीक है। अब एडिसन डिजीज़ में पेशेंट में ये होता है कि जब ये आते हैं ना रूटीन ट्रीटमेंट्स के लिए तो कोशिश करनी है हम लोग उनको स्टेरॉइड ना दें, ठीक है। और अगर हम लोग को एक्सट्रैक्शन वगैरह के बाद अगर सर्जरी में देना भी पड़े तो हम लोगों ने उसकी डोजेस को बड़े अच्छे से आराम से उसको हम लोगों ने इंक्रीज़ करते रहना है, ठीक है। और इसके फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना है इसकी कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करने से पहले, ठीक है। इस ऑर्डर के पेशेंट्स को हम लोगों ने कैसे डेंटल उसकी मैनेजमेंट करनी है, इनको से पहले हम लोगों ने ऐसे डिसऑर्डर को के लिए तो हम लोगों ने अच्छा सा क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद सारे इसके टेस्ट कराने हैं, CBC वगैरह, INR वगैरह, हमारे सारे टेस्ट होने चाहिए हमारे पास,
ठीक है, प्लेटलेट काउंट और ये सारे टेस्ट वगैरह हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, हेमोस्टेसिस सब पता हो। ठीक है, जब इसको हम लोगों ने ट्रीट कर लिया, हम लोगों ने एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देनी है पेशेंट को, प्रोफिलैक्सिस देनी है। ठीक है, और ध्यान रखना है इसमें कि हम लोगों ने इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कभी भी जीए में नहीं करना। ठीक है, और ऐसी एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस ऐसे एनाल्जेसिक्स देनी है जो कि ध्यान से, क्योंकि जो कि उसके फंक्शन के साथ, उसके मेटाबॉलिज्म के साथ कोई मसला ना कर रही हूँ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं रीनल डिजीज़ की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं अपने रीनल डिजीज़ को, रीनल डिसऑर्डर को। रीनल डिसऑर्डर के पेशेंट्स में हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इसका तब हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट करें जब इसने रिसेंटली डायलिसिस कराया हो, रीसेंट आफ्टर डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस करवाने के बाद ही इसका हम डेंटल ट्रीटमेंट प्रेफर करना है हम लोगों ने। ठीक है, और हम लोगों ने जब ये पेशेंट्स आते हैं तो हम लोगों ने इसके लिए भी अच्छा सा क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। ठीक है, एडिशनल मेजर्स करने हैं, बल्कि उसके लिए इन पेशेंट्स का हम लोगों ने ब्लड प्रेशर मेजर करना है, और जब हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने अच्छे से एडिशनल मेजर्स लेनी है। ठीक है, और अगर तो हम लोगों ने इसका सब कुछ देख लिया, इसमें क्या होता है पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी पेशेंट्स के? फीवर होता है पेशेंट को एट टाइम्स, डिसयूरिया, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, हेमेचूरिया, इंक्रीज बीपी होता है इनका, और एडीमा। सारे साइन सिम्टम देख लें, सब टेस्ट करवाने हैं इनके, उसके अकॉर्डिंगली उसके डॉक्टर से पूछना है, इनके फिजिशियन से, कि इनकी अभी हम ये ट्रीटमेंट करें या ना करें, वैसे ट्रीटमेंट करने के काबिल हैं कि नहीं तो इनको हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स ही करने हैं, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन वगैरह ही देनी है, और उसको फिर हम लोगों ने अपना काम चलाना है। ऑलमोस्ट बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दी हैं, सिर्फ रह गए क्रैक टूथ सिंड्रोम। ये मैंने अपने जो ऑपरेटिव के क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस की, मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है, तो काइंडली वहाँ जाके देख लें, ये ऑलरेडी डिस्कस है। ठीक है, ड्रग और वैक्सीन, ये जो पार्ट 1 है हमारा इसी सीरीज़ का, उसमें मैंने बताया है कि ड्रग और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। वैक्सीन हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स के देते हैं, और ड्रग जब उस कॉज को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, वैक्सीन के रूट्स मैंने उसमें बताए हुए हैं पार्ट 1 में, तो काइंडली वो आप देख लो। डेंचर प्रॉब्लम्स हम लोगों ने एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई, इसमें मैंने बड़े डिटेल में सारे बताए हुए, काइंडली आप वो जाकर देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपने फीडबैक्स देते रहें और कमेंट्स करते रहें और मुझे सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।